नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से एक अत्यंत रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है जामुन का पेड़। कहानी लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कृष्णचंद्र जी हिंदी उर्दू कहानी के जाने माने नाम है। जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र जी की इस हास्य व्यंग कथा में कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें कुछ घटनाएं अविश्वसनीय सी लगेंगी, लेकिन अविश्वसनीय होने से इस कहानी के भीतर छिपे गांभीर्य को कम नहीं आंका जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से कृष्णचंद्र जी ने जो सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, उसका मूल्य कम नहीं होता। जामुन का पेड़ कहानी हंसते हंसाते पाठकों को कार्यालयी तौर तरीकों के निरर्थक ढंग, उनकी टालू प्रवृत्ति, व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का एहसास करा देती है। अंत तक यह कहानी पाठकों के मन मस्तिष्क में व्यवस्था के प्रति चिंतन उत्पन्न कर देती है। पाठक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस व्यवस्था को बदलने की सख्त आवश्यकता है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ता दौड़ता चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ता दौड़ता क्लर्क के पास गया यह बात बताने के लिए, और क्लर्क दौड़ता दौड़ता सुपरिटेंडेंट के पास गया इस बात को बताने के लिए। देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्रित हो गई। सचिवालय के क्लर्क उस गिरे हुए जामुन के पेड़ को देखकर शोक मनाने लगे। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तो वहीं दूसरा क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तीसरा क्लर्क तो लगभग रुआंसा होकर बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। माली ने उस आदमी की ओर इशारा किया, मगर यह आदमी? चपरासी बोला, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। तो एक आदमी ने कहा, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी भी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दबा हुआ आदमी चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं। यह सुनते ही खलबली मच गई। माली ने सुझाव दिया, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। सुस्त और आलसी चपरासी बोला, मुश्किल मालूम होता है। तो दूसरे व्यक्ति ने भी कहा, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। माली ने हार नहीं मानी, फिर से सुझाव दिया, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। वहां खड़ी भीड़ भी इस बात से सहमत होती दिखाई दी और कुछ आदमी बोल पड़े, लगाओ जोर, हम भी तैयार हैं। पर सुपरिटेंडेंट, जो अपने अधिकारियों से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, वह बोला, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। और उसने अंडर सेक्रेटरी तक यह बात पहुंचाई। अंडर सेक्रेटरी ने उस बात को अपने अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचाया। डिप्टी सेक्रेटरी ने वह फाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचाई। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने वह फाइल चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाई। चीफ सेक्रेटरी ने वो फाइल मंत्री जी तक पहुंचाई। मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा।
धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम होने तक भी हुकूमत का फैसला नहीं आया तो लोगों ने पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय किया। लेकिन सुपरिटेंडेंट फाइल ये भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। व्यापार विभाग ने यह जिम्मेदारी कृषि विभाग पर डाल दी और कहा कि यह मामला तो आपका है, पेड़ को हटवाएं या ना हटवाएं। कृषि विभाग ने भी हार नहीं मानी। कृषि विभाग ने कहा कि यह तो आपके लॉन में गिरा है, तो पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस तरह दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम तक दोनों विभाग ने मिलकर फैसला किया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि यह मामला तो फलदार वृक्ष का है, तो इसलिए यह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। रात हो गई। माली रात में उस दबे हुए आदमी को खाना खिलाने पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारा अगर कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। बहुत देर तक दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कराहते हुए कहा, मैं लावारिस हूं। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। हार्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने अत्यंत साहित्यिक ढंग से जवाब देते हुए लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के एक पेड़ को जिसके फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता है। वहां खड़ी भीड़ में से सभी लोग इस बात को सुनकर चिंतित हो गए। किसी ने कहा, अब क्या किया जाए? तो एक मनचले आदमी ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाला जाए। और उसने आगे सुझाव देते हुए कहा कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा। दबा हुआ आदमी यह सब सुन रहा था। उसने आपत्ति दर्ज की और बोला, मगर इस तरह तो मैं मारा जाऊंगा। लोगों के सुझाव का असर यह हुआ कि अब फाइल बढ़ा दी गई अगले विभाग को। विभाग था मेडिकल डिपार्टमेंट, और मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी तुरंत एक योग्य सर्जन को नियुक्त किया। योग्य सर्जन पहुंच गया वहां पर जहां आदमी दबा हुआ था। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर, उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में कहा कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। आदमी के मरने की बात सुनकर के यह फैसला टाल दिया गया। रात में माली उस व्यक्ति को खाना खिलाने पहुंचा और उसने कहा, सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कराहते हुए बोला, यह तो माना कि तगाफुल न करोगे,
लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा और पूछा, क्या तुम कवि हो? वह आदमी कराहते हुए बोला, हाँ। आह। जैसे ही चर्चा शहर में फैली कि दबा हुआ आदमी कवि है, लोग दबे हुए आदमी को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण उत्पन्न हो गया। कोई उस आदमी को अपने दोहे सुना रहा था तो कोई अपनी नई कविता। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने यह फैसला किया कि यह मामला तो कल्चरल डिपार्टमेंट का है। कल्चरल विभाग जल्दी से कोई फैसला लेकर कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। और फाइल आगे बढ़ गई। फाइल जा पहुंची कल्चरल विभाग की ओर। कल्चरल विभाग ने इस फाइल को पहुंचाया साहित्य अकादमी संस्था को। साहित्य अकादमी संस्था के सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंच गए और लगे उस आदमी का इंटरव्यू लेने। उससे पूछा कि क्या तुम कवि हो? वह आदमी कराहते हुए बोला, जी हाँ। तुम किस उपनाम से शोभित हो? वह बोला, ओस। दबा हुआ आदमी लगातार कराह रहा था, पर सेक्रेटरी के प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य है कि इतना बड़ा कवि हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। इतना बड़ा कवि और गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। दबा हुआ आदमी कराते हुए बोला, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। आदमी के लिए कोई बंदोबस्त करने की बात कहकर सेक्रेटरी चला जाता है और अगले दिन भागा भागा आता है। खुशखबरी, खुशखबरी, तुम हमारी अकादमी के मेंबर बन गए हो। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर बना लिया है। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। उस आदमी की सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में है। सेक्रेटरी ने कहा, यह हम नहीं कर सकते। हम यह कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अरे मैं अभी जीवित हूं। ओ, मुसीबत तो यही है, उस सेक्रेटरी ने कहा। बोला, हमारा विभाग तो सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने अर्जेंट लिखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मामला भेज दिया है। आदमी चिल्लाता रह गया, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। रात हो गई। रात को माली उस आदमी को खाना खिलाने आया और बोला, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, लेकिन दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। वह कराह रहा था, आह आह। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी पेड़ काटने पहुंचे, तभी विदेश विभाग से पेड़ को न काटने का आदेश आ गया। कारण यह बताया गया कि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में यह पेड़ लगाया था। कितना भी कारण यह बताया गया कि 10 साल पहले
पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में यह पेड़ लगाया था। पेड़ हटाने से दो देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। एक क्लर्क चिल्लाया, मगर यह एक आदमी की जान का सवाल है। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाते हुए कहा, अरे ये दो राज्यों के संबंधों का भी सवाल है। और एक व्यक्ति ने अपनी आगे सलाह देते हुए कहा, पिटोनिया सरकार हमारे देश को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? और सभी बोलने लगे, हाँ, कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अगले दिन अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और वह जो भी फैसला देंगे वह सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। आशा है कि आप कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित इस कहानी में छिपे संदेश को समझ पाए होंगे। उन्होंने कितने सुंदर तरीके से सरकारी कार्यालयी तौर तरीकों पर कटाक्ष किया है। धन्यवाद।